बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 रिसर्च डिज़ाइन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथड बाय रंजीत कुमार। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, और देन सेकंड एस्पेक्ट इस लेक्चर के हवाले से हम ये देखेंगे कि बेसिक फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन किस नेचर के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने इससे प्रीवियसली जो भी रिसर्च के डिफरेंट लेक्चर्स देखे उसमें हमने लिटरेचर को रिव्यू करना देखा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना देखा। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया, जिसके कॉम्बिनेशन की सूरत में हमारे सामने एक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी आता है। सो बेसिकली यहाँ तक हमारे लिए रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर होती है, और फिर हम इससे आगे ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस रिसर्च प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन हमने देखने हैं, या इस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को जो हमने तलाश करना है उसके लिए क्या प्रोसीजर हम अपनाएंगे। अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर हमारे सामने कर्लिंगर की डेफिनेशन है, विच इज़ अ हाईली एक्सेप्टेड वन। ये कहता है कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीन चीज़ों के ऊपर उसने बात की। एक प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। किसकी इन्वेस्टिगेशन? दैट इज़ ऑफ योर रिसर्च। ठीक है। देन जी, सो conceived as to obtain answers to research questions or problem। यानी इस प्लान के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू और इस स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम बेसिकली अपने रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम का सलूशन या उस रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स को तलाश करते हैं। अब ये प्लान क्या है जी? ये प्लान कंप्लीट तब होता है जब एक पूरी स्कीम हम डिज़ाइन कर लेते हैं, या एक पूरा प्रोग्राम हम बना देते हैं कि हमारी रिसर्च किस अंदाज में होगी। अगर इट इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द इन्वेस्टिगेटर्स विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस एंड देयर ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा। अगर हम इसी डेफिनेशन को अगर बिल्कुल सादा से अंदाज में अगर हम कुछ बोलना चाहें, कहना चाहें, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज strategy of your research। और इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च का जो कंप्लीट तरीक़ाकार होगा वो एक्सप्लेन करता है क्या? रिसर्च डिज़ाइन। खैर 1993-94 में उसने कहा कि एक ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है। उसने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, अगर हम अपनी मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ प्लान, और इट्स अ ब्लूप्रिंट और डिटेल्ड प्लान फॉर हाउ अ रिसर्च स्टडी इज़ टू बी completed। So operationalizing variables so they can be measured, selecting a sample of interest to the study, collecting data to be used as a basis for testing hypothesis and analyzing the results। ये एक बड़ी मज़े की डेफिनेशन इस अंदाज में कही जाती है कि इसने होल प्रोसेस को थोड़ा सा वाजे कर दिया है। हमने रिसर्च के प्रोसेस को जब पढ़ा था तो हमने ये कहते हैं कि हमारी रिसर्च स्टडी की कंप्लीट ब्लूप्रिंट ये एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या कंटेन करता है? पहली ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स, यानी हमने जब वेरिएबल्स को मेजरेबल बनाना होता है तो हाँ उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, के हम उसकी मेजरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे उसने कहा सो दे कैन बी मेजर्ड। दूसरी चीज़ जो उसने बात की, दैट इज़ सेलेक्टिंग अ सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, कि हमने जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है वो क्या रखना है। हमारे पास डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम अपना सकते हैं। जैसे हमारे पास रैंडम है या नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, और उसमें फर्दर टेक्निक्स आ जाती हैं, तो हमने वो सिलेक्ट करना है जो हमारे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर रिसर्च स्टडी है। देन कलेक्टिंग डाटा। अब हम सैम्पल से क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें टूल भी आपका एक पार्ट आ जाता है कि जब डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए टूल भी डेवलप करना है। टूल क्या हो सकता है? क्वेश्चनर हो सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या इंटरव्यू हो सकता है। और इसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए? फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और फिर हम क्या करते हैं? एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज थ्रू द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए हम उसको कंक्लूड करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द रिसर्च डिज़ाइन।
कुछ और डेफिनेशंस भी हैं हमारे सामने। वो कहता है कि जी रिसर्च डिज़ाइन is a procedural plan that is adopted by the researcher to answer questions validly, objectively, accurately and economically. According to Surtees, ये कहते हैं कि जी a research design is the arrangement of conditions for collection and analyzing of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. So ये दोनों चीज़ों को आप के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस भी हों फॉर द कलेक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ द डाटा भी हो, और इस अंदाज में करें कि हम रेलिवेंसी को भी अपने साथ रखें और रिसर्च पर्पस को भी साथ रखें और इस सारे प्रोसीजर में इकोनॉमी भी लेके आ सकते हैं. So, through a research design, basically you decide for yourself and communicate to others your decisions regarding what study design you propose to use, how you are going to collect information from your respondents, how you are going to select your respondents, how the information you are going to collect is to be analyzed, and how you are going to communicate your finding. So, ये जो बात हमने इस डेफिनेशन में देखी थी ना, बेसिकली ये वही बात थोड़ी सी एक्सप्लेन्ड फॉर्मुलेशन में उसने बता दी है कि एक रिसर्च डिज़ाइन आपको हेल्प कर रहा होता है. हाँ, एक चीज़ जो नई इसमें आपको आती है कि पहले हमने ये बात की है कि ये रिसर्च किस तरह से होगी और देन रिसर्चर के लिए ये एक मेथड बन जाता है. लेकिन यहाँ पर एक बात जो आती है वो ये है कि हम इस सारी चीज़ को इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद अपने बात में क्लियर हो सकें और हमारा रीडर भी इस चीज़ में क्लियर हो सके कि जी जो ये रिसर्च स्टडी पढ़ता है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये सारा प्रोसेस किस अंदाज में किस तरीक़ेकार से किया गया है. और दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि जो रिसर्च की एक्सेप्टेबिलिटी है वो रीडर के थ्रू ही जनरेट होती हुई नज़र आती है. सो ये तो हमारे पास एक डेफिनेशनल क्लैरिटी होगी. अब हम आते हैं और मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन. एक रिसर्च डिज़ाइन हमारे लिए क्या क्या कर रहा होता है. जो डेफिनेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि किसी भी जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन किससे रिलेट करता है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ स्टडी. सो पहला फेज़ या फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन किससे रिलेट करता है कि हम आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें कि वो क्या प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे और फिर उनको फॉलो करने का तरीक़ाकार क्या होगा, मींस लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ आई से दैट मैं इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट करूँगा तो फिर इंटरव्यू कैसे किए जाएंगे, सैम्पल अगर सेलेक्टेड हैं फ्रॉम वेरियस एरियाज़ ऑफ फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान तो वो उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा. ये तमाम चीज़ें एक पहले फंक्शन के तौर पे रिसर्च डिज़ाइन हमें क्लियर करता है. जो सेकंड एम्फेसिस हमारा आता है वो किसके साथ रिलेट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन दीज प्रोसीजर्स. यानी दूसरा फंक्शन क्या आ गया कि जो भी हमने ऊपर प्रोसीजर्स एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स बनाए हैं उसमें हम किसको इंश्योर करना चाहते हैं, वी वांट टू इंश्योर दैट क्वालिटी आपको उन प्रोसीजर्स में मिले. और इस क्वालिटी से आउटकम आपको क्या मिलेगी, वैलिडिटी, कि रिसर्च क्या है, वैलिड है, यानी दुरुस्त अंदाज में की गई है. दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है कि हमने वैलिडिटी को तो देख लिया, जो भी काम होगा वो किस तरह से होगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिवली एंड एक्यूरेटली डन. सो ये जो क्वालिटी का एस्पेक्ट है ये वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी को इंश्योर कर रहा होता है. तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो दो फंक्शंस हैं वो नज़र आते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड ऑपरेशनल प्लान टू अंडरटेक द वेरियस प्रोसीजर्स एंड टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर स्टडी, और दूसरा इंश्योर दैट दीज प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट to obtain valid, objective and accurate answers to the research question. और at time करलिंगर इसको control of variance के नाम से भी बुलाता है. So जो हमारा ये पहला फंक्शन था उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहली चीज़ आ गई जी हमारे पास रिलेट करती है, दैट इज़ द नेम ऑफ द स्टडी. जो है वो हमें डिज़ाइन की बेस के ऊपर
क्लियर होनी चाहिए कि हमारा स्टडी डिज़ाइन क्या होगा। जैसे वो क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर हो सकता है, कंपैरेटिव है, कंट्रोल है, एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखेंगे कि उसका नाम ज़रूर होना चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आती है। हु विल कॉन्स्टिट्यूट द स्टडी पॉपुलेशन, जैसे पहले मैं करता हूँ जी, इसका जवाब लिख देता हूँ कि कौन होगा जी स्टडी पॉपुलेशन का हिस्सा, स्टूडेंट्स के ऊपर हमारी स्टडी है। हाउ विल द स्टडी पॉपुलेशन बी आइडेंटिफाइड, कि जो हम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से करेंगे कि स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, उसमें से कौन स्टडी का पार्ट होंगे। विल अ सैम्पल और द होल पॉपुलेशन बी सिलेक्टेड, कि हमें सारों से डाटा लेना है या चंद लोगों से लेना है। इफ़ अ सैम्पल इज सिलेक्टेड हाउ विल इट बी कॉन्टेक्टेड, तो सैम्पल प्रोसीजर क्या होगा, उनसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा, उनकी कंसेंट, मर्जी कि वो इस स्टडी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, वो कैसे सॉर्ट आउट की जाएगी। What methods of data collection will be used and why that will be used. In the case of questionnaire as a data collection, where will the responses be returned, कि questionnaire आपने बना तो दिया और वो भेज भी दिया तो वो वापस कैसे आएगा। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं या हम ट्रेडिशनल मेल को यूज़ कर रहे हैं, वट एवर मेथड जो हम यूज़ करते हैं। How should respondents contact you if they have any queries, or in the case of interviews where will they be conducted and how will ethical issues be taken care of. So ये कुछ उसकी डिटेल आ जाती है कि जो हमारे पास कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल प्लान है और वेरियस प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि हमारे पास स्टडी डिज़ाइन क्या होता है और फिर उसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। So if you still have any question or queries, you can ask in the comment section. And in the next lecture, we will be definitely talking about the different types of research designs. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.